और रक्षा मंत्री कहता है कि हमारे देश की फिंगर 4 से चीन की सेना वापस जा रही है। रक्षा मंत्री कबूल कर चुके हैं कि चीन की सेना फिंगर 4 तक भारत की सीमा में घुसपैठ करके बैठी हुई थी। एक हमारे सीआरपी के 40 जवान जो पुलवामा में मारे गए थे, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था बम विस्फोट से जवानों पर हमला किया जाएगा। मोदी सरकार ने लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। भूपेंद्र रावत चुनौती देता हूं, सच में अगर ये देश भारत माता की जय बोलने वालों ने आज हमारे भारत माता का शीश काट करके इन कायरों ने चीन के हाथों में रख दिया। मैं सत्ता पक्ष में बैठे इस देश के, अगर तुम देश के लाल हो, संसद में बैठे हुए और विपक्ष से बात मांग करता हो, क्यों नहीं हमारे देश में संसद के अंदर नरेंद्र मोदी पर देश के जवानों की शहादत का अपमान करना, देश के भूगोल को बदल करके देश की सीमा को चीन को बेचने के लिए देशद्रोह का मामला चलाया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और मैं आज आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। आप सब लोगों ने देखा कि हमारी संसद के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हमारा समझौता हो गया है चीन के साथ, हमने कुछ नहीं खोया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सच में भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार मोदी सरकार ने कुछ नहीं खोया है। हम सब भारत के लोगों ने गलवान घाटी के अंदर 15 जून को हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। हमारे 20 जवान लाल हमने गंवाए और एक और हवलदार धन सिंह जो 50 दिन बाद 21 जवान हमारे शहादत हुए और 75 घायल। वो कह रहे हमने कुछ नहीं गंवाया है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं आप सब लोगों से कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री भी बोलते हैं हमारे देश में कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं घुसाया है, हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है, और रक्षा मंत्री कहता है कि हमारे देश की फिंगर 4 से चीन की सेना वापस जा रही है, तो हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, जब फिंगर 4 से वो सेना चीन की वापस जा रही हो अपने सीमा में, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि संसद के अंदर रक्षा मंत्री कबूल कर चुके हैं कि चीन की सेना फिंगर 4 तक भारत की सीमा में घुसपैठ करके बैठी हुई थी। एक दो हमारे बहादुर जवान जो निहत्थे 15 जून को जो 20 जवान की शहादत हुई और 76 घायल हुए, उनमें से एक और जवान, तो हमारे जवानों की शहादत और उनकी देह पर पड़े हुए निहत्थे जवानों के जो निशान है चीनी सेना के द्वारा हथियारों के बूते डाले गए उनकी देह पर, वो उजागर करते हैं हमारे देश की सीमा, जिस सीमा की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने शहादत दी, उस सीमा पर चीन का सैनिक कब्जा करके बैठे हुए थे फिंगर 4 तक। इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि हमारा 8 कमरों का मकान, आप साधारण भाषा में देशवासियों समझिए, 4 कमरों पर चीन ने कब्जा कर लिया था और 4 कब्जे हमारे पास रहे। हमारे जवान गए और कहा तुम हमारे 4 कमरों में क्यों घुस गए हो, तो जैसे ही हमारे जवान गए चीन के सैनिकों को 4 कमरों से निकालने के लिए, उनके पास हथियार थे और हमारी बहादुर सेना को मोदी सरकार ने कहा आपको निहत्था रहना है। हमारे निहत्थे जवानों पर हथियारधारी चीनियों ने पीट पीट करके मार डाला 20 जवानों को, और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा किसी ने कब्जा नहीं कर रखा है। रक्षा मंत्री कहता है कि फिंगर 4 कमरों तक कब्जा था चीन का, चीन वापस चला गया। अब कह रहे हमने कुछ नहीं खोया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा भूगोल बिगड़ चुका है। अक्साई चिन्ह, आप सब भारत का नक्शा देखिए जिसको बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है, वो हमारा हिस्सा है। उसके बाद में मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, 1962 का इतिहास है। हमारे सैनिकों, बहादुर सैनिकों की संख्या 12,500 थी और 80,000 सैनिक थे चीन के, उनके पास बंदूकें थी और हमारे सैनिकों के पास लाठियों से पीट पीट कर चीनियों को भगाया था। पूरा गलवान का इलाका हमारे कब्जे में था। एक हमारे 15 जून को 20 जवानों की शहादत हुई और धन सिंह की एक बाद में 50 दिन बाद 21 जवानों की शहादत हो गई। 2 हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, मोदी सरकार ने फैसला कर दिया अब हम फिंगर 3 से आगे नहीं जा सकते हैं। फिंगर 3 के बाद को बफर जोन बना दिया गया है, उसमें कोई प्रवेश भारत नहीं कर सकता है। 2 और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सच में
राजनाथ सिंह ने ठीक बोला, संसद के अंदर हमने कुछ नहीं खोया है, क्योंकि इनका इतिहास है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर, अभी 14 फरवरी आने वाली है, लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे सीआरपी के 40 जवान जो पुलवामा में मारे गए थे, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था बम विस्फोट से जवानों पर हमला किया जाएगा। मोदी सरकार ने लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। दूसरी बात, आला अधिकारियों ने कहा अपने जवानों को सुरक्षित पहुंचाने का रास्ता क्या हो। सरकार से कहा एक काम करो साहब, जवानों को पहुंचाना बहुत जरूरी है, आप जहाज दे दो। मोदी सरकार ने जहाज की मांग खारिज कर दी। 2, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो पूरा रास्ता जहां पर 3700 जवानों को एक साथ गुजारा गया, वहां पर जाना सुरक्षित नहीं था, असुरक्षित था, और 3700 जवानों को एक साथ चलाया गया। और चौथी बात, जिस दिन प्रधानमंत्री बने मोदी 26 मई 2014 को, तब से लेकर आज तक एक दिन वनवास हुआ मोदी को, और वह है 14 फरवरी 2019 की तारीख। और क्या हुआ वनवास? पुलवामा में हमारे जवानों के जिस समय शरीर के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी नौकायन कर रहे थे, फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। इन्होंने कुछ नहीं खोया, हमारे 40 जवानों की शहादत हुई। देश पूछे इनसे क्या कारण है कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज की गई? क्या कारण है कि भारत में मोदी राज में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बाद आरडीएक्स भरी गाड़ी पाकिस्तान से पहुंची? क्या कारण है कि हवाई जहाज हमारे जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए नहीं दिए गए? और क्या कारण है उसी दिन 3700 जवानों को एक साथ सड़क पर चलाया गया? और क्या कारण है कि उसी दिन प्रधानमंत्री जानबूझ करके वनवास गया? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं आप सब लोगों से, मैंने बार बार कहा था, आप सब भारत का नक्शा उठाकर देखिए। मैं भूपेंद्र रावत चुनौती देता हूं, सच में अगर ये देश भारत माता की जय बोलने वालों ने आज हमारे भारत माता का शीश काट करके इन कायरों ने चीन के हाथों में रख दिया। जो लड़ाई हमने गलवान घाटी की, भूतपूर्व सैनिक सुन रहे होंगे मुझे, 62 की लड़ाई, मैं सैनिक परिवार से हूं, लाठियों से जीती थी। आज हमारे पास राफेल है, लेकिन राफेल के बावजूद हमारे देश में घोटालेबाज भी हैं। मैंने बार बार कहा था 2007 से आरएसएस मोहन भागवत का परिवार, पूरा संघ परिवार चीन के टुकड़ों पर पल रहा है, और चीन के टुकड़ों पर पलते हुए हमारे देश का सौदा कर रहा है। आप समझ लीजिएगा, 15 जून को हमारे जवानों की हत्या होती है, 17 जून को चीनी बैंक एडीबी से 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर्ज लेता है मोदी सरकार, और 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग में 2020 का जिक्र कर रहा हूं, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, हमारे जवान 20 जवान शहादत दे गए, 76 जवान घायल हो गए फिंगर 4 पर जहां एक मुठभेड़ हुई। और मोदी बोलते हैं ऑल पार्टी मीटिंग के बाद 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर चीन से कर्ज लेने के बाद, कहते हैं हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है। मैं सत्ता पक्ष में बैठे इस देश के, अगर तुम देश के लाल हो, संसद में बैठे हुए, और विपक्ष से बात मांग करता हो, क्यों नहीं हमारे देश में संसद के अंदर नरेंद्र मोदी पर देश के जवानों की शहादत का अपमान करना, देश के भूगोल को बदल करके देश की सीमा को चीन को बेचने के लिए देशद्रोह का मामला चलाया जाना चाहिए। और क्यों नहीं हमारे देश के रक्षा मंत्री, जिसने कहा हमने कुछ नहीं खोया, उसका लाल तो नेता है, पर हमारे देश में पूछिए जिन माओ के लाल पुलवामा में गलवान घाटी में शहादत दिए, जिन बहनों के सुहाग उजड़ गए, जिन बच्चों का पिता का साया छिन गया, हर इनको तो सत्ता पे सत्ता मिल रही है। ये चीन से नोट भी ले रहे हैं और भारत में वोट भी ले रहे हैं। दुनिया का पहला पार्टी है संघ परिवार, हम भारत के लोग हैं, हम पर राज संघ परिवार की 55 इकाई है, 55 शाखाएं, उनमें से एक इकाई उसकी भाजपा है। मोहन भागवत आरएसएस का मुखिया, संघ परिवार का मुखिया, और उसकी 55 अलग अलग शाखाओं में से एक शाखा भाजपा है। और भाजपा संघ परिवार का राज हमारे देश पर, और हमें कहा जाता है भारत माता की जय, और भारत माता की जय बोलने वाले हमारे भारत माँ का शीश काट करके ये देश के गद्दार और चीन के वफादार चीन के चरणों में रख चुके हैं।
मैं सेना में जो जवान हैं उनसे भी अपील करता हूं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनसे भी अपील करता हूं। हमारा देश का, हम तो पहले संविधान को मानते थे, खतरे में है। हमारा देश का किसान 300 के लगभग शहादत दे चुका है। हमारा देश का किसान खतरे में है। आपने देखा ये वोट के लिए, चाहे पुलवामा हो, चाहे गलवान घाटी का, देश का चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में जवानों को मरवाया गया, बिहार का चुनाव जीतने के लिए बिहार रेजिमेंट को मरवाया गया, और अब पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए किसानों को मरवाया जा रहा है। हमारे देश का भूगोल खतरे में, हमारे देश का किसान खतरे में, हमारे देश का जवान खतरे में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में, हमारे देश का रोजगार खतरे में, हमारे देश का भाईचारा खतरे में, एक चीज हमारे देश की बेटियों की इज्जत खतरे में, हमारे देश का होटल इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार और रेल सबके सब चौपट कर दिए, सब खतरे में कर दिए। और मैं एक लास्ट कहना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, न केवल सीमा पर घोटाला हो रहा है। मैं भूपेंद्र रावत और मेरे जैसे सैकड़ों लोग बोलते रहे कि कोरोना को आप समझना पड़ेगा। अब आ रहा है कोरोना घोटाला। जुलाई से हमारे किसान खुले आसमान के नीचे हैं, लाखों की संख्या में। न मास्क, न कोरोना का डर, न मास्क जरूरी, न कोई शारीरिक दूरी, खुले आसमान के नीचे हमारी लड़ने की, 3 काले कानून को भगाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनवाने के लिए खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए हमारी मजबूरी। पर इस मजबूरी के साथ में मैं आप सबों से अपील करता हूं, भारत हमारी मातृभूमि का ऋण हम पर है। संघ परिवार ने देश की शीश काट करके चीन के कदमों में रख दिया। और मैं लास्ट कहना चाहता हूं, धारा 370 हटाने का षड्यंत्र क्या था, अब मुझे समझ में आ गया। अगर ये धारा 370 नहीं हटाते तो ये लद्दाख से अलग एक हिस्सा काट करके चीन को नहीं दे सकते थे। आज एक और बात आ रही है, ट्विटर और नई बात आ रही है, किसान के पक्ष में ट्विटर लिखता है तो उस पर प्रतिबंध की बात होती है। लद्दाख, हमारे देश का लद्दाख, ट्विटर ने चीन का हिस्सा दिखाया। नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग, संघ परिवार के लोग, सच में यदि तुम अपने बाप की औलाद हो तो मैं सबूत पेश करता हूं कि किस दिन उसने लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया। एक भी भाजपाई, एक भी संघ परिवार के व्यक्ति ने अपने को ट्विटर से अलग नहीं किया। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, 3 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। कोई शोर शराबा संघ परिवार, मोहन भागवत के गुर्गों ने सड़क से लेकर संसद तक नहीं मचाया। पर अचानक जैसे ही हमारे देश में किसानों के पक्ष में लिखने लग गया ट्विटर, तो ट्विटर के खिलाफ बोलने लग गए। और ट्विटर ने भी बता दिया इनकी औकात। कहा, सुनो मोदी सरकार, हम जो कुछ कर रहे हैं वो भारत में बने संविधान के मुताबिक कर रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। ये मोदी सरकार के इशारे से, संघ के विधान से ट्विटर ने बता दिया। ट्विटर कह रहे हैं, मोदी, ये भारत संघ के विधान से नहीं, संविधान से चलता है जो बाबा साहब की अगुवाई में बना है। और मैं आप सब लोगों से 97% बैन कर चुके। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ट्विटर ने कह दिया ये युद्ध का मामला है। ट्विटर ने तो अपने देश के डोनाल्ड ट्रंप, जिसने नालायक ने अपनी संसद पर हमला करवाया था, उसका अकाउंट बैन कर दिया था। तो ट्विटर का भी युद्ध का अग्नि परीक्षा का मामला है, देखना रोचक होगा। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, लद्दाख को चीन का हिस्सा बताते समय, जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते समय ट्विटर के खिलाफ संघ परिवार ने कोई आवाज नहीं उठाई। और आज संघ परिवार हमारे किसानों के पक्ष में उठने वाली आवाज को दबाने के लिए ट्विटर पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। और भारत में जब किसान आंदोलन बहुत पीक पर हुआ, 1143 करोड़ का ठेका जब जवानों की शहादत हुई तब रद्द किया गया। और अब वो ठेका किसान काल में 3 जनवरी को चीन के हवाले कर दिया। और अब भारत का शीश काट करके चीन के हवाले कर दिया। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, इन देश के गद्दारों को तुम्हें पहचानना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।